एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस हब यूट्यूब चैनल में। चलिए आज बात करते हैं एंग्लिशियन मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म की। बात हम करना शुरू किए थे स्टाइनर की। उन्होंने किस तरह से दो तरह के मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म की बात की है, लेनिनिस्ट और एंग्लिशियन। तो लेनिनिस्ट के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, आज बात करेंगे एंग्लिशियन की। From the 1930s, however, a rich variety of what Steiner calls Anglician Marxist criticism flourished. 1930s से यानी 1930 से लेकर 40 के बीच में कह रहा है एक अलग वैरायटी, रिच वैरायटी डेवलप हुई जिसे एंग्लिशियन मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म कहा जा सकता है। कहाँ हुई डेवलप? आइदर इन एग्जाइल, मतलब जो लोग देश को छोड़ कर के बाहर थे या जिन्हें एग्जाइल पर भेजा जा चुका था। हमारे जो है माइथोलॉजी के टर्म में कहें तो वनवास में भेजा जा चुका था, है ना। एग्जाइल पर थे लोग, यानी जिन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा था। आइदर इन एग्जाइल और इन सप्रेस्ड और अंडरग्राउंड फॉर्म, या तो एग्जाइल में रहने वाले लोगों में वो चीज़ डेवलप हुई थी एंग्लिशियन मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, या जो लोग थे उस देश में, रशिया की बात चल रही है, जो लोग थे उस देश में अपने देश में वो बोल रहे थे तो कैसे, दबी ज़ुबान में, मतलब वो उस ढंग से फ्लरिश नहीं हुआ था, सप्रेस्ड फॉर्म में हुआ था, अंडरग्राउंड फॉर्म में हुआ था। ठीक है। द ग्रुप नाउ कॉल्ड द रशियन फॉर्मलिस्ट्स हैड फ्लरिश्ड इन द 1920s। और अब इसी के डिस्कशन के समय हमें बात करनी होगी रशियन फॉर्मलिज्म की भी। तो वही 1920s में ही रशियन फॉर्मलिस्ट्स का ग्रुप डेवलप हो चुका था। क्यों ज़रूरी है बताते हैं पीटर पैरी आगे। अनटिल डिसबैंडेड बाय द पार्टी, तो रशियन फॉर्मलिज्म शुरू हो चुका था 1920s में ही, आगे जाने पर पार्टी ने उसको डिसबैंड कर दिया था। डिसबैंड का मतलब होता है टू एंड एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बाद में पार्टी ने इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो ग्रुप है उसको बैन कर दिया था, उसका एंड कर दिया था। The group now called the Russian formalists had flourished in the 1920s until disbanded by the party and should be mentioned here. ज़रूरत है उसे मेंशन किए जाने की, इवन दो your work is not strictly Marxist in spirit। कह रहे हैं कि भले ही उनके जो वर्क हैं पूरी तरह से, उनकी जो स्पिरिट है वर्क की वो मार्क्सिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बात की जानी ज़रूरी है यहाँ पर, यानी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर, और उसमें जो मेंबर्स काफ़ी प्रोमिनेंट, जो मेन मुख्य जो मेंबर्स थे, कौन है वो? देखिए भाई, रशियन नेम है तो आपको पता है कि रशियन नेम्स में कॉन्सोनेंट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनके नाम को प्रोनाउंस करना आसान नहीं होता। फिर भी हम इंडियंस कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना। तो कौन कौन थे रशियन फॉर्मलिज्म में? विक्टर श्लोव्स्की, बोरिस टोमास्कुस्की एंड बोरिस आइकेनबॉम। ठीक है। whose work can be sampled in Russian formalist criticism, 4 essays edited by Lee T. Lemon and Marion। तो ये एक वर्क था जिसका नाम है रशियन फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म, जिसमें इन लोगों के काम, इन लोगों के वर्क को सैम्पल किया गया था। किसके वर्क को? विक्टर श्लोव्स्की, बोरिस टोमास्कुस्की एंड बोरिस आइकेनबॉम। ठीक है। ये लोग प्रोमिनेंट फिगर हैं रशियन फॉर्मलिज्म के। क्यों हैं आपको समझ में आएगा। Their ideas included the need for close formal analysis of literature। इनका ये मानना था, इनका जो मेन आइडिया था वो ये था कि लिटरेचर का क्लोज फॉर्मल एनालिसिस लिटरेचर की होनी चाहिए, और ये फॉर्मल एनालिसिस पर जो जोर था इनका, इसी कारण से इसका नाम फॉर्मलिज्म पड़ा है, रशियन फॉर्मलिज्म। ठीक है। इसी का काउंटर पार्ट आपको मिलेगा न्यू क्रिटिसिज्म, जो कि अमेरिका में फ्लरिश हुआ था। आगे बात करेंगे हम उसकी।
the belief that the language of literature has its own characteristic procedures and effects। देखो इनका क्या मानना है कि जो लिटरेचर की लैंग्वेज है वो अपने आप में उसकी लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका कुछ इफ़ेक्ट होता है, उसका कुछ प्रोसीजर होता है। मतलब ठीक उसके विरोध में ना, जैसा कि हमने देखा था कि लेनिन का मानना था कि लैंग्वेज या लिटरेचर पार्टी का लिटरेचर होना चाहिए, तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इनका मानना है कि जो लिटरेचर की लैंग्वेज होती है उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके अपने प्रोसीजर होते हैं, उसका अपना इफेक्ट होता है, एंड इज़ नॉट जस्ट अ वर्जन ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज। और लिटरेचर की लैंग्वेज ऑर्डिनरी लैंग्वेज का ही एक वर्जन नहीं होती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज सीधे सीधे लिटरेचर की लैंग्वेज नहीं होती, ऐसा मानना है रशियन फॉर्मलिस्ट्स का। ठीक है। एंड श्लोव्स्कीज आइडिया ऑफ डीफैमिलियराइजेशन और मेकिंग स्ट्रेंज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो टर्म्स आते हैं ना, कौन सा टर्म किसने दिया है, कौन सा टर्म किस में उन्होंने किस पर्टिकुलर एसे में या किस पर्टिकुलर वर्क में उसकी बात की है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, स्पेशली नेट के पर्पज़ से या पीजीटी लेवल के जो अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके पर्पज़ से। तो याद रखिए यहाँ बात हम कर रहे हैं श्लोव्स्की के आइडिया की। श्लोव्स्की मतलब विक्टर श्लोव्स्की की बात कर रहे हैं। उनका आइडिया किस चीज़ का है? डीफैमिलियराइजेशन या मेकिंग स्ट्रेंज। क्या है ये, बात करेंगे इस पर। इसको एक्सपाउंड किया था उन्होंने एक एसे में जिसका नाम है आर्ट एज टेक्निक। याद रखिए डीफैमिलियराइजेशन या मेकिंग स्ट्रेंज का जो आइडिया है वो श्लोव्स्की का आइडिया है, जिसको उन्होंने अपने एसे आर्ट एज टेक्निक में एक्सपाउंड किया था। ठीक है। विच क्लेम्स दैट one of the chief effects of literary language is that of making the familiar world appear new to us। तो डीफैमिलियराइजेशन का मतलब यही होता है, मेकिंग स्ट्रेंज का मतलब यही होता है। ये इस बात का क्लेम करता है, इस बात का दावा करता है कि जो चीफ इफ़ेक्ट है लिटरेरी लैंग्वेज का वो ये होता है कि कोई बात हमें, नॉर्मल सी बात को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं हम लिटरेरी लैंग्वेज में कि वो हमें नई से लगने लगती है। ठीक है। जैसे जयशंकर प्रसाद को अभी मैं पढ़ रहा था कल, तो हिंदी के बड़े साहित्यकार हैं, वो कोई रो रहा था, जो कैरेक्टर है वो मनोहर नाम है शायद उसका, या जो भी कैरेक्टर का नाम हो, वो रो रहा था, तो उसके लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया है जयशंकर प्रसाद ने, निर्झरणी बह रही थी, इस तरह के शब्द जो है, शब्दों का जो विन्यास है वो मतलब पढ़ने के बाद लगता है कि काफ़ी संस्कृत निष्ठ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जयशंकर प्रसाद अपनी रचनाओं में। जब आप पढ़िएगा तो आपको बातें सीधी सीधी नज़र नहीं आएंगी। वैसे भी कहा जाता है ना, लिटरेरी लैंग्वेज का मतलब ही होता है ना, कहते हैं गालिब का है अंदाज़े बयां और, तो अंदाज़े बयां और जब होगा तभी तो लिटरेचर बनेगा। सीधी सीधी कोई बात कह देंगे तो कैसे काम चलेगा। यही कारण है ना कि जब कोई अलग ढंग से बातें करता है तो लोग कहते हैं कि क्यों आजकल बड़े शायराना हो रहे हो। तो मतलब क्या है, जो लिटरेरी लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, उसी की बात करें। श्लोव्स्की ने वो टर्म दे दिया तो भाई आप याद कर लीजिए। उन्होंने डीफैमिलियराइजेशन की बात की, उन्होंने मेकिंग स्ट्रेंज की बात की। उनका ये कहना है कि जो लिटरेचर की लैंग्वेज होती है वो ऐसी होती है कि वो नॉर्मल सी चीज़ को भी, सामान्य सी चीज़ को आपको एक नए तरीके से प्रस्तुत करती है आपके सामने। आपको लगता है कि ये चीज़ नई है। ठीक है। एंड दस laying it open to reappraisal, और इसलिए as if we are seeing it for the first time, इस तरह से वो नया नज़र आएगा अलग ढंग से प्रस्तुत करने पर कि लगेगा कि ऐसी चीज़ को हम पहली बार देख रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि इसको रीअप्रेजल के लिए छोड़ दिया। रीअप्रेजल का मतलब फिर से आप उसको एनालाइज कीजिए कि वो किस हद तक सही है, उसकी भाषा कैसी है। आगे बढ़ते हैं। तो एक श्लोव्स्की की बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे टोमास्किवस्की की। टोमासवस्की
पूरा नाम क्या था इनका? बोरिस टोमास्किवस्की। टोमास्किवस्की का आइडिया क्या है? इन्होंने डिस्टिंक्शन दिया है, अगेन एक्सपाउंडेड इन द एसे रिप्रिंटेड, उसी ऐसे में लिखा हुआ है जो कि रिप्रिंट किया था लेमन और रईस ने। उसमें बात की है टोमास्किवस्की ने, दो चीज़ों के डिस्टिंक्शन को क्लियर किया है, दो चीज़ों के अंतर को क्लियर किया उन्होंने, स्टोरी और प्लॉट को। तो वैसे भी आप जानते हैं स्टोरी और प्लॉट में क्या डिफरेंस होता है, वही बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ बाकायदे अब उनके नाम के साथ आपको याद करना पड़ेगा और रशियन टर्म भी आपको मालूम होना चाहिए जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो टोमास्किवस्की का जो टर्म है स्टोरी के लिए वो है फैब्यूला, 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 FABULA, फैब्यूला स्टोरी के लिए। और प्लॉट के लिए जो टर्म है वो है सुजहेट, सुजहेट। आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट और नॉट, बट येस, SJUZHET, ठीक है, जुहेट। तो रशियन है ये फैबुला और जुहेट, यानी स्टोरी और प्लॉट। इसका डिफरेंस क्लियर किया टोमास्किवस्की ने। क्या कहा? द फॉर्मर बीइंग एन एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एज दे वुड हैव ऑकर्ड, यानी फॉर्मर का मतलब पहला वाला, यानी बात हो रही है स्टोरी की। स्टोरी क्या होती है? वो इवेंट्स को एक एक्चुअल सीक्वेंस में लगा देते हैं, जैसे कोई घटनाएं होती हैं, जैसे वो ऑकर करती हैं, while the later is the artistic presentation of these events, जबकि दूसरा जो प्लॉट होता है वो उसी का आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बस एक घटना घटी, दूसरी घटना घटी, तीसरी घटना घटी, बस घटनाओं के बारे में आपने बातें कर दी तो वो स्टोरी हो जाएगी। अब उन घटनाओं को किस ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा ताकि वो आर्टिस्टिक लगने लगे, उसका एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो, वो होता है प्लॉट। क्या है डिफरेंस अभी क्लियर हो जाएगा आपको। मतलब ये which might involve reorderings, juxtapositions, repetitions and so on। इसमें आपको रीऑर्डरिंग मिलेगी, बार बार आगे पीछे दिखाता रहेगा आपको। और यही है कि अब इसमें लिटरेरी टर्म्स का अगर आप यूज़ करें तो उसको कहते हैं कि फ्लैशबैक। आपको फ्लैशबैक बार बार दिखाया जाता है, कभी कभी फ्लैश फॉरवर्ड भी दिखा दिया जाता है। तो फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड, ठीक है, इस तरह की चीज़ें उसमें बार बार आएंगी आपको। ख़ास करके डेली सोप्स में तो बहुत अच्छे से देखने को मिलता है कि कैसे किसी ने कोई बात कही थी, उस बात का असर कैसे आने वाले भविष्य में भी आ रहा है। कोई दूसरी बात ऐसी हो रही है तो पुरानी वाली बात से कैसे उसको जोड़ा जा रहा है, तो फिर से वो पुरानी बात को रिपीट दिखाया जाता है कि ये उसने ये बात कही थी तो उसका ये असर हो रहा है, या अभी जो करंट इवेंट चल रहा है उसका पास्ट से क्या कनेक्शन है, इसको दिखाने के लिए वो पुरानी बात फिर से जो है फ्लैशबैक में जाकर के दिखाया जाता है बार बार। तो ये है प्लॉट। तो उसमें रीऑर्डरिंग होगी, जक्सटापोजिशन होगा, दो चीज़ों को सामने रख करके कैसे क्लियरली डिफरेंस दिखा दिया जाता है, ये है जक्सटापोजिशन। रेपिटेशंस होंगे, बार बार मतलब कुछ चीज़ों को दोहराया जाएगा। होती हैं ना कुछ बातें जो होती हैं वो बार बार किसी के दिमाग में गूंज रही हैं, जैसे उसके कॉन्शियसनेस में वो बात चल रही है तो उसको बार बार दिखाना होता है, ये सब प्लॉट का हिस्सा होता है, ठीक है। नॉर्मल भाषा में समझाने पर हम लोग ये समझाते हैं स्टोरी और प्लॉट का डिफरेंस। जब हम स्टोरी की बात करते हैं तो केवल हम इवेंट्स को अरेंज कर देते हैं, जब हम प्लॉट की बात करते हैं तो उसमें हम कहीं ना कहीं लॉजिक जोड़ते हैं। हाँ, जैसे कि एक छोटी सी बात कहें अगर 3 लाइन में कि देयर वॉज अ किंग, द किंग हैड अ क्वीन, द किंग डाइड, द क्वीन ऑल्सो डाइड। एक राजा था, एक रानी थी, राजा मर गया, रानी भी मर गई, कहानी ख़त्म हो गई। तो ये स्टोरी रही। जब हम बात करते हैं प्लॉट की तो इसमें हम लॉजिक जोड़ देते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टोरी, लॉजिकल ऑर्डर प्लॉट। क्या कहते हैं? देयर वॉज अ किंग, द किंग हैड अ क्वीन, द क्वीन डाइड एंड दैट्स वाई इन द ग्रीफ द क्वीन ऑल्सो डाइड। उस शोक में रानी भी मर गई, राजा के मरने के शोक में रानी भी मर गई। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो प्लॉट, ये बहुत छोटे में समझाने का एक तरीका है। अदरवाइज़ बहुत अच्छे से आपने देखा यहाँ पर कि कैसे कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस का यूज़ करके प्लॉट को हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। रीऑर्डरिंग्स, जक्सटापोजिशंस, रेपिटिशंस एंड सो ऑन। ये सब क्यों होता है? इन ऑर्डर टू हाइटन योर इफेक्ट इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के वर्क में किसी
के इफ़ेक्ट को और हाइटन करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये रहा प्लॉट और ये रहा स्टोरी और प्लॉट का डिफरेंस, फैबुला और जुहैट का डिफरेंस जो कि टोमस्किवस्की ने दिया था फॉर्मलिज्म में। ठीक है, as with the concept of defamiliarization, there is a careful distinction here between reality itself and its verbal representation. तो कह रहा है कि defamiliarization के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक केयरफुल डिस्टिंक्शन हमको देखने को मिलता है रियलिटी में और उसके वर्बल रिप्रेजेंटेशन में, लिटरेचर में, so that we are steered away from any notion that literature simply mirrors reality in a documentary way. तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि रियलिटी को सीधे सीधे केवल प्रेजेंट कर देना ये काम लिटरेचर का नहीं है। ठीक है, सिंपली वो मिरर नहीं करता रियलिटी को, उसको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा इसका डिफरेंट होता है। यही है मेन चीज़ जो कि फॉर्मलिज्म में बताई गई थी। In the early 1950s and 1960s, these formalist ideas were of great interest to the early structuralists. अब देखिए कैसे रशियन फॉर्मलिज्म जिस पर असर था मार्क्सिज्म का, पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे लेकिन था, अब उसका असर देखिए कैसे आगे चीज़ों पर पड़ रहा है। स्ट्रक्चरलिज्म कह रहा है कि ये जो फॉर्मलिस्ट आइडियाज़ थे ये काफ़ी इंटरेस्ट के थे स्ट्रक्चरलिस्ट के लिए। अर्ली स्ट्रक्चरलिस्ट का मतलब जैसे अगर हम बात कर लें किसकी, फर्डिनेंड डी शाश्योर की। अर्ली स्ट्रक्चरलिस्ट पार्टली बिकॉज ऑफ दियर एम्फेसिस ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रियलिटी। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाकायदे डिफरेंस क्लियर किया था। फॉर्मलिस्ट ने जो है लैंग्वेज और रियलिटी का डिफरेंस क्लियर किया था। एंड ऑन लिटरेचर एज अ सेट ऑफ सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स एंड स्ट्रक्चर्स, और बताया था कि कैसे, देखिए फॉर्म उनके सेंटर में क्या था, फॉर्म सेंटर में होना चाहिए, फॉर्मल एनालिसिस होनी चाहिए। इसका मतलब फॉर्म और स्ट्रक्चर उनके सेंटर में था, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के भी सेंटर में था। स्ट्रक्चरलिज्म को स्ट्रक्चरलिज्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके सेंटर में स्ट्रक्चर था, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मतलब उस फॉर्मलिज्म का काफ़ी असर रहा स्ट्रक्चरलिज्म पर भी। आगे, सम ऑफ दोज associated with the formalism like Mikhail Bakhtin remained in Russia। कह रहे उसमें से कुछ जो फॉर्मलिज्म से जुड़े हुए लोग थे, उसमें से कुछ लोग जैसे मिखाइल बख्तिन जैसे लोग रशिया में ही रह गए। मिखाइल बख्तिन जिन्होंने हेट्रोग्लोसिया का टर्म दिया है, जिन्होंने पॉलीफनी की बात की है, ठीक है, जिनकी फेमस बुक है डायलॉजिक इमेजिनेशन। मिखाइल बख्तिन पर बाकायदे मैंने 1-2 वीडियोस बनाए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। कुछ लोगों के सिलेबस में बख्तिन अलग से होते भी हैं तो उनके लिए वो ज़रूरी हो जाता है। तो जो बख्तिन जैसे लोग थे वो रह गए रशिया में, बट अदर्स वेंट इनटू एग्ज़ाइल। लेकिन कुछ लोग जो हैं रशिया से एग्ज़ाइल में चले गए एंड कंटिन्यूड देयर, जा कर के क्या किए, कंटिन्यूड देयर वर्क अब्रॉड, वहाँ जा कर के भी अपना काम वो लोग करते रहे। दस सोइंग द सीड्स ऑफ द न्यू फॉर्म्स ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, और इस तरह से बाहर जा कर के, रशिया से बाहर जा कर के लोगों ने मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के नए फॉर्म को डेवलप किया, उसके बीज बो दिए, उसके सीड बो दिए। कब? 1960s में जो नया फॉर्म आया, जो नया एक न्यू फॉर्म आया मार्क्सिज्म का। वन सच एग्जाइल वॉज द लिंग्विस्ट रोमन जैकॉब्सन। बहुत फेमस नाम है। देखिए यहाँ पर मैं जितने नाम ले रहा हूँ आप समझिए कि सीधे सीधे इनका कनेक्शन नेट से है। वैसे भी मेरे वीडियोस ज़्यादातर उसी हिसाब से मैं बनाता हूँ कि केवल छोटे मोटे परीक्षाओं के लिए काम करने के लिए न हो, बल्कि जितने भी बड़े स्तर की परीक्षाएं हैं उसमें सीधे सीधे आपको इसका कंट्रीब्यूशन मिले। और वैसे भी जो किताबों का सिलेक्शन होता है मेरा, वो वैसा ही होता है कि ऑथेंटिक किताबें हैं और उनसे ऑथेंटिक पढ़ाई, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मुझे अभी याद आ रही है तो मैं बता दूं आपको। कई बार लोग दावा करते हैं, नेट वगैरह के लिए स्पेशली लोग दावा करते हैं, जैसे कभी कभी पूछते हैं लोग कि कोई किताब बताओ ना नेट क्वालिफाई करने के लिए, कौन सी किताब हेल्पफुल रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होकर के अगर आप ऐसा प्रश्न करते हैं कि आपको कोई एक किताब चाहिए जिससे कि आप नेट क्वालिफाई कर लें, तो मेरे दोस्त आप गलती कर रहे हैं। ठीक है,
इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। एक किताब पढ़ करके आप नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। इन केस अगर आप कर जाते हैं अंदाज़ा से तो वो बात अलग है, बाय लक कर जाते हैं वो बात अलग है। अदरवाइज़ इंग्लिश लिटरेचर से नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको एक दो नहीं कई किताबें पढ़नी होंगी, ठीक है। उन किताबों में से एक किताब ये भी है, बिगिनिंग थियरी, जो कि पीटर बैरी की है। इसके अलावा जितने मेरे वीडियोस आपको मिलेंगे सब ऐसे ही किताबों से मिलेंगे जिसका सीधा कनेक्शन नेट से है, चाहे वो एडवर्ड एल्बर्ट हों, चाहे वो डेविड डैचेस हों, ठीक है। हाँ, मुद्दे पर आते हैं। तो रोमन जैकब्सन जो हैं, ये भी एक फेमस पर्सनालिटी हैं। ये उन लोगों में से थे जो एग्ज़ाइल पर चले गए थे रशिया से और एक नया फॉर्म डेवलप किया। लिंग्विस्ट थे रोमन जैकब्सन। 1896 में पैदा हुए, 1982 में एक्सपायर हुए। हु कंटिन्यूड हिज वर्क इन प्रेग। एग्ज़ाइल में गए तो कहाँ गए? प्रेग। प्रेग क्या है? प्रेग इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ चेक रिपब्लिक। चेक, यू अंडरस्टैंड? CZECH, रिपब्लिक, दैट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ इन यूरोप। यूरोप की एक कंट्री है ये चेक रिपब्लिक, उसकी राजधानी है प्रेग। तो वहाँ पर रोमन जैकब्सन वहाँ रहे, प्रेग में रहे, और वहाँ उन्होंने अपना काम किया। क्या किया? फाउंडिंग द प्रेग लिंग्विस्टिक सर्किल। और वहाँ पर उन्होंने प्रेग लिंग्विस्टिक सर्किल का निर्माण किया। द मेंबर्स ऑफ विच इंक्लूडेड रेने वेलैक। और वहाँ पर उनके मेंबर्स में एक मेंबर जो फेमस है उनका नाम है रेने वेलैक, RENEWELLEK। वेलैक, लाइक जैकब्सन, वेंट टू अमेरिका शॉर्टली बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वॉर। और वॉर शुरू होने से पहले ही जो है वेलैक अमेरिका जा चुके थे। एंड वॉज इन्फ्लुएंशियल इन द मूवमेंट नोन एज न्यू क्रिटिसिज्म। और वेलैक का एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, एक इन्फ्लुएंस रहा है न्यू क्रिटिसिज्म के लिए, विच बिल्ट अपॉन अ नंबर ऑफ दीज रशियन फॉर्मुलिस्ट आइडियाज़, जिसमें कि रशियन फॉर्मुलिस्ट आइडिया की बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि न्यू क्रिटिसिज्म का सीधा सीधा असर है, उस पर सीधे सीधे असर है फॉर्मुलिज्म का, ठीक है। which built upon a number of these Russian formalist ideas, especially those concerning the need for close verbal analysis। खास करके जो हम न्यू क्रिटिसिज्म में बात करते हैं उसमें भी बात होती है क्लोज वर्बल एनालिसिस की ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, एंड द स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज एज अ मीडियम। और दो बातें, एक तो लिटरेरी टेक्स्ट की क्लोज वर्बल एनालिसिस, दूसरा स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज एज अ मीडियम। लिटरेरी लैंग्वेज को जो है एक मीडियम के रूप में देखना, विद इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक दैट सेट इट असाइड फ्रॉम डे टू डे लैंग्वेज। कैसे उसका वो जो मीडियम है लिटरेरी लैंग्वेज का, कैसे उसको जो है डेली लैंग्वेज से, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज से है, उससे कैसे अलग करता है। ये जो कॉन्सेप्ट न्यू क्रिटिसिज्म में भी है वो रशियन फॉर्मुलिज्म से ही निकल करके आया है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है। कैसे लेनिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अलावा जो इंग्लिशियन है, कैसे उसकी शुरुआत हो रही है अपने देश में, और कैसे धीरे धीरे जो है कुछ लोग वहीं पर जो है कुछ आइडियाज़ अपना डेवलप कर रहे हैं कि उनकी लैंग्वेज जो है लिटरेचर की लैंग्वेज अलग होनी चाहिए ऑर्डिनरी लैंग्वेज से। और उसमें कुछ लोग रह जा रहे हैं देश में ही, कुछ लोग देश के बाहर चले जा रहे हैं। बाहर चले जाने वालों में और रोमन जैकब्सन का नाम है। जैकब्सन के अलावा उन्होंने जो सर्किल जो है बनाया प्रेग लिंग्विस्टिक सर्किल, उसमें वेलेक क्या नाम है इनका, रेने वेलेक जैसे लोग हैं जो कि बाद में अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं उनके प्रभाव में आकर के जो न्यू क्रिटिसिज्म आता है, और उसमें कई सारी चीज़ें फॉर्मुलिज्म से जुड़ जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें बढ़ रही हैं। हालांकि हम सबको अलग अलग देखते हैं, है ना। लगता है कि मार्क्सिज्म को अलग से पढ़ना है, न्यू क्रिटिसिज्म को अलग से पढ़ना है, फॉर्मलिज्म को अलग से पढ़ना है, स्ट्रक्चरलिज्म को अलग से पढ़ना है। लेकिन अगर आप कनेक्शन ढूंढना शुरू करेंगे तो बिगिनिंग थियरी आपको बहुत अच्छे से कनेक्शन दे सकती है कि कौन चीज़ कहाँ से कैसे फ्लरिश हुई, कहाँ से किसका क्या कनेक्शन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज्ड रहेंगे। तो इसलिए क्लोज स्टडी टेक्स्ट की ज़रूरी होती है। द सप्रेस्ड रशियन फॉर्मुलिस्ट ऑल्सो हैड एन इन्फ्लुएंस। अब देखिए अमेरिका प्रेग तक ही नहीं, जर्मनी पर भी, जर्मनी की तरफ भी इनका
इन्फ्लुएंस है, द सप्रेस्ड रशियन फॉर्मलिस्ट ऑल्सो हैड एन इन्फ्लुएंस इन जर्मनी। जर्मनी में भी इनका इन्फ्लुएंस था ऑन द फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स। जर्मनी का जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स फेमस है, उस पर भी इन लोगों का असर था, इनका प्रभाव था। द स्कूल वॉज फाउंडेड, अच्छा यहाँ पर फिर मैं समझा दूँ, स्कूल का मतलब वहाँ पर कोई विद्यालय नहीं खोला गया था, यहाँ स्कूल का मतलब है वो एक आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग, ठीक है। द स्कूल वॉज फाउंडेड इन 1923 एज अ पॉलिटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अटैच टू द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। अच्छा, अब देखिए क्या है, वो एक इंस्टीट्यूट रहा, बात वही है, वो इंस्टीट्यूट जिसमें एक तरह की विचारधारा वाले लोग जुड़े। अगेन लगेगा कि हाँ इंस्टीट्यूट है, लेकिन भाई ये इंस्टीट्यूट वो स्कूल नहीं है जो स्कूल नॉर्मली हम समझते हैं, लेकिन हाँ इनका जुड़ाव था यूनिवर्सिटी से। द स्कूल वॉज फाउंडेड इन 1923 एज अ पॉलिटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। पॉलिटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह से जो है ये इस्टेब्लिश हुआ, अटैच टू द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट की यूनिवर्सिटी से अटैच था ये। दे प्रैक्टिस्ड अ फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म विच ट्राइड टू कंबाइन फ्राइड एंड मार्क्स। और इन लोगों ने, उस स्कूल के लोगों ने, यानी उस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों ने क्या किया, कोशिश की कि फ्राइड और मार्क्स को कंबाइन किया जाए। फ्राइड द फेमस साइकोएनालिस्ट, यू कैन से कि द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, सिगमंड फ्राइड, द डॉक्टर ऑफ वियना। सो फ्राइड और मार्क्स एज वेल एज एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मलिज्म, क्या इन्होंने किया, इन्होंने फ्राइड मार्क्स के अलावा फॉर्मलिज्म के कुछ एस्पेक्ट्स को कंबाइन करने की कोशिश की। किसने, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स के लोगों ने। द बेस्ट नोन फिगर्स हियर आर, और इस फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए जो लोग थे उसमें बेस्ट नोन कौन है, वॉल्टर बेंजामिन, नाम सुना होगा, ट्रांसलेशन में बड़ा नाम आता है इनका, ठीक है, लेकिन आप जानिए इनका अंत बड़ा दुखद हुआ था। और देखिए कैसे हिस्ट्री चीज़ों को कितनी बुरी तरह से इन्फ्लुएंस करती है। इसमें फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए लोगों में बड़ा नाम है वॉल्टर बेंजामिन का, जिन्होंने सुइसाइड कर लिया था कब, जब नाजीज से वो भाग रहे थे। जर्मनी की बात हम कर रहे हैं ना, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की जब तानाशाही चरम पर थी और नाजीज जो है अपने पीक पर थे और मास मर्डर हो रहा था, जब उस समय बहुत से लोग भाग रहे थे, जिसमें से कि एल्बर्ट आइंस्टीन भी एक थे, वो भी भाग करके अमेरिका जा बसे थे। यहाँ वॉल्टर बेंजामिन ये भी भाग रहे थे उन सबों से बचने के लिए, लेकिन जब लगा होगा कि शायद ही कैन नॉट सर्वाइव, तो उन सबों से मारे जाने से बढ़िया है कि उन्होंने खुद सुइसाइड कर लिया। हु कमिटेड सुइसाइड वाइल फ्लीइंग फ्रॉम द नाजीज इन 1940। ये वॉल्टर बेंजामिन इस स्कूल से जुड़े हुए थे, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स से। उसके अलावा हर्बर्ट मार्कीज भी थे, हर्बर्ट मार्कीज MARCUSE, अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द रेडिकल थिंकिंग ऑफ द 1960s। और इनका भी काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस था रेडिकल थिंकिंग पर, 1960s के रेडिकल थिंकिंग पर। रेडिकल थिंकिंग का मतलब एकदम अलग तरह की थिंकिंग, जो एकदम विस्फोटक हो, जो एकदम चेंज ला दे, है ना। एंड थियोडोर एडोर्नो, देखिए ये भी बहुत बड़ा नाम है, बल्कि आप लोगों को इस पर अलग अलग समय निकाल करके कम से कम विकीपीडिया तो एक बार देख ही लेना चाहिए, इनके बारे में कुछ चीज़ें मालूम हो जाएंगी एक्स्ट्रा। थियोडोर एडोर्नो मतलब फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स में 3 नाम यहाँ पर आपको मिले हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कौन जुड़ा हुआ है इससे, तो उसमें वॉल्टर बेंजामिन, हर्बर्ट मार्कीज और थियोडोर एडोर्नो, ठीक है। ऑल्सो फोर्स टू फ्ली फ्रॉम जर्मनी वॉज द प्ले राइट। अब देखिए एक और बहुत बड़ा नाम जिसको भागना पड़ा था जर्मनी से, बर्टोल्ट ब्रेख्ट, BERTOLT बर्टोल्ट ब्रेख्ट। कौन थे ये भाई, नाम सुना है इनका? एपिक थिएटर अगर सुना होगा तो शायद मालूम हो, एपिक थिएटर, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे चीज़ों को स्टेज पर प्रस्तुत कर दिया जाए और ऑडियंस को काफ़ी पास बैठाया जाए और डायरेक्ट उनका जो एक्सप्रेशन वो लिया जाए, जिससे कि कुछ
डायरेक्ट मैसेज जो वो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पर भी वो कहीं न कहीं डीफैमिलियराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट एलियनेशन इफ़ेक्ट के रूप में निकल कर के सामने आता है। बात करेंगे अभी उसकी हम। बर्टोल्ट ब्रेख्ट, अनदर अपोनेंट ऑफ द सिंप्लिसिटीज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशलिस्ट रियलिज्म, ये भी इस चीज़ का विरोध करने वाले थे। सोशलिस्ट रियलिज्म ने जैसे पॉलिटिकल पार्टी का लिटरेचर बना दिया था लिटरेचर को, उस चीज़ का विरोध करने वाले लोगों में से थे बर्टोल्ट ब्रेख्ट। तो सोशलिस्ट रियलिज्म का विरोध करने वाले लोगों में से थे, उसके डॉक्ट्रिन को न मानने वाले लोगों में से थे, उनको भी भागना पड़ा था जर्मनी से। His notion of the alienation effect in drama involves devices which draw the attention of the audience to the fact that what they see on the stage is a constructed literary image, not a natural reality. क्या है? इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? एलियनेशन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, एलियनेशन इफेक्ट किसका कॉन्सेप्ट है? द आंसर इज बर्टोल्ट ब्रेख्ट। ठीक है, एलियनेशन इफेक्ट ड्रामा में उन्होंने क्या बताया? इन्वॉल्व्स डिवाइसेस, इसमें ऐसी डिवाइसेस आती हैं विच ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, जिसमें ऑडियंस का अटेंशन जाता है इस फैक्ट पर दैट व्हाट दे सी ऑन द स्टेज, जो स्टेज पर वो देख रहे हैं, इज़ अ कंस्ट्रक्टेड लिटरेरी इमेज, वो एक लिटरेरी इमेज दिखाया जा रहा है, नॉट अ नेचुरल रियलिटी, वो एक नेचुरल रियलिटी नहीं है। लेकिन मज़े की बात देखिए क्या होता है, उसका असर कैसे होता है? उसका असर ये होता है कि जैसे अगर बच्चों और माँ बाप को साथ में दिखाया जाए कोई ऐसा ड्रामा जिसमें आप देख रहे हो कि ये दिखाया जाए कि कैसे पेरेंट्स आपस में झगड़ा करते हैं, या ये दिखाया जाए कि कैसे पेरेंट्स अपने काम में ज़्यादा एंगेज रहते हैं और बच्चों को छोड़ दिया है किसी और के भरोसे, ठीक है, तो बच्चे अपना फ्रस्ट्रेशन वहाँ पर खुल करके निकालते हैं। अगर बच्चों को साथ में बैठाया जाए, माँ बाप को साथ में बैठाया जाए, तो बच्चे अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन जो उनके भीतर भरा पड़ा है, अगर वो उन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से चूँकि वो देख रहे हैं कि वो दूसरे के साथ हो रहा है, तो उसके लिए वो, अगर उनको लगता है कि किसी को गाली देने का मन करे, तो वो गाली भी देंगे खुल करके, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एलिनेट कर लिया हुआ है। वहाँ पर ये नहीं समझ रहे कि ये हमारी ही कहानी चल रही है, वो समझ रहे कि कोई ऐसी कहानी ऐसी दिखाई जा रही है। तो वहाँ पर जैसा होता है ना कि हम जब कभी देखते हैं कि हीरो को परेशान किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, तो हम विलन को गाली देते हैं मन ही मन, कभी कभी खुल करके भी गाली देते हैं। जब विलन मारा जाता है हम खूब हंसते हैं, ताली बजाते हैं, खुश होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, एक्चुअल थिंग इज़ दैट वो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नहीं कर पाते रियलिटी में, जब उसको हम देखते हैं स्टेज पर, तो हमें सुकून मिलता है, हमें शांति मिलती है। तो यहाँ एलियनेशन इफेक्ट के थ्रू, एपिक थिएटर के थ्रू बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो यही दिया था कि इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम स्टेज पर ला सकते हैं और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से चीज़ें हम दिखा सकते हैं और रियलिटी से उसको हम जोड़ सकते हैं। भले लगे कि एलियनेटेड हम हैं उससे, लेकिन जो उससे जुड़ा हुआ है वो तो फील कर ही लेगा। जैसे मुझे याद आता है, अगर हैमलेट में आप देखते हैं, प्ले विद प्ले जो हैमलेट परफॉर्म करता है जो है अपने चाचा क्लॉडियस के सामने, तो जो एक अलग कहानी वो प्रेजेंट कर रहा होता है, दूसरी कहानी प्रेजेंट कर रहा होता है, तो बाकी लोगों के लिए तो एलियनेशन इफेक्ट काम कर रहा है वहाँ पर, कि लोग एलियनेटेड हैं, लोग उस तरह से जोड़ करके नहीं देख रहे हैं चीज़ों को, वो बस देख रहे हैं कि कोई ड्रामा परफॉर्म हो रहा है, दे आर एन्जॉइंग दैट। लेकिन जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, वो चीज़ों को जोड़ लिया अपने से, उसको समझ में आ गया, उसको पसीना आने लगा, वो उठकर जाने लगा, ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो ये सारी बातें होती हैं। तो बहुत तरह की ऐसी चीज़ें, अगर वही बात है कि जो मैं बच्चों की बात बता रहा था, अगर बच्चे सीधे सीधे नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अगर वो किसी ड्रामा में के थ्रू जो है अपना कॉन्सेप्ट जो है दिखाते हैं या अपनी बात जो है जाहिर करते हैं, तो पेरेंट्स अगर थोड़े भी समझदार होंगे तो वो देख करके समझ पाएंगे कि मामला क्या है, कमी कहाँ पर है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। खैर, his notion of the alienation effect in drama involves devices which draw the attention of the audience to the fact that what they see on the stage is a constructed literary image,
उनको लगता है कि जो स्टेज पर दिखाया जा रहा है वो लिटरेरी इमेज है, नॉट अ नेचुरल रियलिटी, वो नेचुरल रियलिटी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ डायरेक्टर फिगर माइट सिट एट द साइड ऑफ द स्टेज थ्रू आउट अ प्ले। जैसे मतलब कि डायरेक्टर को भी एक कैरेक्टर बना करके प्ले जो है उस पर रखा जा सकता है, जो है स्टेज पर वो बैठ सकता है, फॉलोइंग द स्क्रिप्ट इन अ बुक, बुक के स्क्रिप्ट को फॉलो कराते हुए उसको बैठाया जा सकता है। तो उनको लगेगा कि नहीं, ये जो है ये भी जो है वो कैरेक्टर है उसका, जबकि वो है डायरेक्टर। मतलब रियलिटी को इस तरह से मैनिफेस्ट कर दिया जाए कि वो लगे कि वो लिटरेरी इमेज है, मतलब वो रियल न लगे। इसमें एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, ब्रेख्त का प्ले है गैलीलियो, उसके थ्रू। सच अ डिवाइस इज क्लोजली लिंक टू द फॉर्मलिस्ट आइडिया ऑफ डीफैमिलियराइजेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एलियनेशन इफेक्ट कहीं ना कहीं वो डीफैमिलियराइजेशन जैसी बात ही है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब आप अलग अलग लिटरेचर में जब चीज़ों को तलाशेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें मिलेंगी, मिलती जुलती चीज़ें मिलेंगी। जैसे हम लोग लैंग्वेज की अगर बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। जब हम बात करते हैं कि एक होती है एक एक लिटरेरी मीनिंग होती है, बोलते हैं ना लिटरल मीनिंग, लिटरेरी मीनिंग। तो उसी में अब जब लिटरेरी मीनिंग की बात करते हैं तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग टर्म दे दिया। उसमें एक आ जाती है बात सजेस्टेड मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग, इस तरह के जो शब्द निकल करके आते हैं। फिर अलग से निकल करके आता है डिनोटेशन क्या होता है, कॉनोटेशन क्या होता है। ठीक है, ये सब जो टेक्निकल टर्म्स हैं। अब वहीं संस्कृत में अगर आप आते हैं तो संस्कृत में जो ध्वनि थ्योरी दे करके गए हुए हैं आनंदवर्धन, जिन्होंने अभिधा लक्षणा व्यंजना की बात की हुई है, तो क्या है वो अभिधा? अभिधा का मतलब तो वही होता है ना, लिटरल जो मीनिंग होती है, लिटरल, सुपरफिशियल। जो लक्षणा है वो कहीं ना कहीं डेनोटेटिव है, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड मीनिंग होती है। और जो व्यंजना है वो सजेस्टेड मीनिंग है, कोनोटेटिव होती है। ठीक है, तो चीज़ें आपको अलग अलग मिलेंगी, अलग अलग लिटरेचर में, अलग अलग लोगों में, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिमिलर मिलेगा। एक ही बात को अलग अलग लोगों ने अलग अलग टर्म देकर के समझाया हुआ है। ठीक है, एक तरफ आप देखते हैं किड्स बात करते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी की, तो वहीं दूसरी तरफ आप एलियट को देखेंगे, वो बात कर रहे हैं थियोरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी की। तो चीज़ें बहुत अलग नहीं हैं, बस नाम बदल गया है। ठीक है, सच अ डिवाइस इज क्लोजली लिंक्ड टू द फॉर्मलिस्ट आइडिया ऑफ डीफैमिलियराइजेशन। तो ये जो एलियनेशन इफेक्ट का डिवाइस है वो डीफैमिलियराइजेशन से काफ़ी मिलता जुलता है। सिंस अगेन इट एम्फेसाइजेज अ बाउंड्री और शिफ्ट बिटवीन लिटरेचर एंड लाइफ, क्योंकि ये भी लाइफ और लिटरेचर के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करता है, एक शिफ्ट क्रिएट करता है, बताता है कि कैसे लाइफ की जो लैंग्वेज है, लिटरेचर की जो लैंग्वेज है, वो अलग कैसे हो जाती है। ठीक है, तो ये बात रही इंग्लिशियन मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म की। अब हम आगे अल्थ्यूज़र के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। मार्क्सिज्म की अगर हम बात किए और अल्थ्यूज़र की बात न किए तो फिर हमने मार्क्सिज्म को क्या पढ़ा? विल टॉक अबाउट दैट लेटर। आई थिंक दिस विल बी दी लास्ट पॉइंट, लेकिन अल्थ्यूज़र पर कम से कम 2-3 वीडियोज़ बनेंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।